हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शॉर्ट, क्विक एंड प्रिसाइज रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शंस इन रूटीन एक्टिविटीज़। आप अपने डे टू डे लाइफ में, आपको भी पता है कि आप ये सोचते हो कि हम पैसों को कैसे यूज़ करें। मतलब कहीं ना कहीं आप फाइनेंस का मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो बिजनेस में भी जब ये सोचा जाता है कि हम फाइनेंस को कैसे यूज़ करें, उसे कहाँ पर लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पर इन्वेस्ट करें कि हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जब ये सब सोचा जाता है तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है। हम अपने पैसों का मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्लियर। अब हम समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला देखिए, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट का एक ब्रांच है। दूसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसमें हम सोचते हैं कि हम फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे, उसे कहाँ कहाँ लगाएंगे। तीसरा, हर मैनेजर के लिए ये जो फाइनेंस है वो उसका बेस होता है। मतलब कि मैनेजर चाहे कोई भी डिसीजन ले, कोई भी, कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन है वो पैसों से जुड़ा हुआ ही होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बेस देता है मैनेजर के डिसीजन को। चौथा है रिलेशन विथ फाइनेंशियल डिसीजन। देखो, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये डिसीजन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हमने अभी ही पढ़ा थर्ड पॉइंट में, चाहे कोई भी डिसीजन क्यों ना लिया जाए, सारा का सारा डिसीजन फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है, पैसों से जुड़ा हुआ होता है। फिफ्थ, हम आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हमारा गोल क्या है। हमारा गोल ये है कि हमारा जो बिज़नेस यूनिट है उसके जो ओनर हैं उनका वेल्थ बढ़े, उनका वेलफेयर हो। सिक्स्थ है की पोजीशन। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमारे बिजनेस के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत की पोजीशन रखता है। सेवेंथ है रिलेशन विथ अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। इसका रिलेशन और भी एरियाज से है। एथ, डिवीजन इनटू टू पार्ट। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो चीज़ों का करते हैं। पहला तो हम फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट करते हैं और दूसरा हम वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर। तो ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि आखिर क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ना है। तो देखिए, हमारे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सके, इनकम बढ़ सके, इसलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा, हमारे कंपनी में धन, वेल्थ बढ़ सके, इसीलिए भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना क्यों इतना ज़रूरी है। तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको कितने पैसे चाहिए। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम वो पैसे लाए कहाँ से। हम पैसों के रिलेटेड प्लानिंग करते हैं यहाँ पर, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पैसों का सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से ही हमको पता चलता है कि हमें पैसों को कहाँ कहाँ बांटना है। पांचवा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बजट, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि हमारी लिक्विडिटी कितनी है। सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो, यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि भाई हमको किस तरह से इनकम को बांटना है। अगर हमारे को इतना प्रॉफिट हुआ है तो किसको हमें कितना बांटना है, वो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही डिसाइड करते हैं। सेवेंथ है मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स। करंट असेट्स का मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही किया जाता है। फाइनेंशियल डिसीजन, सारे पैसों के रिलेटेड डिसीजन यहाँ ही लिए जाते हैं। नाइन्थ है रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो हमारा जो बिज़नेस है वो उसका डेवलपमेंट होगा, उसका प्रेस्टीज बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स उसका क्रेडिट बढ़ेगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। बड़ा ही आसान है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं हैं, बस रटते हैं। तो आप समझिए इसका मतलब क्या होता है।
इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी टू रेज कैपिटल। देखिए, एक कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत होती है ना, हर कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो वो कौन कौन से सोर्सेस से उन कैपिटल को लाता है, उसी को कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो, अब थोड़ा और समझ लो। ये जो कंपनी है, इसको कैपिटल चाहिए, तो वो क्या करेगी? शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है, लोन ले सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करके कंपनी कैपिटल ला सकती है। तो ये क्या हुआ? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब आई होप क्लियर होगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक समझिए। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। देखो, आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो अगर आप उसे सिंपल रखोगे तो। मतलब जब आप कम चीज़ें इशू करोगे, कम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शेयर भी इशू कर रहे हो, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन भी ले रखा है, इतना सारा अगर आप करोगे तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर आपको इसे सिंपल रखना है तो कम चीज़ें ही इशू करो। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट हो। तीसरा है एडिक्वेट फाइनेंस। देखो, आपको ऐसे ऐसे जगहों से कैपिटल लेना है कि आपको भाई जितना पैसा चाहिए था उतना मिल ही जाए। चौथा, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकें। पांचवा है इकोनॉमी। देखो, आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि भाई कम से कम खर्चा आए। सिक्स्थ है बैलेंसिंग। देखिए, आप ओनर कैपिटल ले रहे हैं, आप बोरोड कैपिटल भी ले रहे हैं। ओनर्स कैपिटल के अंदर शेयर आता है ना, और बोरोड कैपिटल के अंदर डिबेंचर अपना एक बोरोड कैपिटल हो गया। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं कि शेयर बहुत ज़्यादा इशू कर दिया है, डिबेंचर बहुत कम, नहीं, बैलेंस होना चाहिए। सेवन्थ है, एक मिनट, हाँ, सेवन्थ है लिक्विडिटी। देखो, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि भाई फ्यूचर में आप कर्जा अपना उतार सको। ठीक है। एट्थ है अट्रैक्टिवनेस। आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कोई भी आके जल्दी से इन्वेस्ट कर दे। नाइन्थ है सॉल्वेंसी। देखो यार, आपको इतना भी ज़्यादा इशू नहीं कर देना है, इतना भी ज़्यादा शेयर या डिबेंचर इशू नहीं करना है कि फ्यूचर में आप उसका इंटरेस्ट ना दे पाओ, आप डिविडेंड ना दे पाओ। ठीक है, मतलब आप लिमिट में ही इशू करो कि आप फ्यूचर में उनको इंटरेस्ट भी दे सको, डिविडेंड भी दे सको, उतना ही इशू करो। ठीक है, नहीं तो कर्जे से दब के हम ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कुछ फैक्टर्स है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है और कुछ एक्सटर्नल, दोनों को देख लेते हैं। तो देखो, आपके बिजनेस का टाइप कैसा है उसके हिसाब से ही आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है। आपके बिजनेस का साइज़ छोटा है कि बड़ा है, पहले ये देख लो, उसके हिसाब से ही शेयर इशू करो या डिबेंचर इशू करो, जो इशू करना है। तीसरा है एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। देखो, हमारा अभी अर्निंग चाहे जितना भी हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी उतना ही होगा, ये अनसर्टन है। ठीक है, तो ये भी अफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। चौथा है नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स। हमको किस तरह के असेट्स चाहिए, ये भी अफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। अगर आपको फिक्स्ड असेट्स बहुत सारा चाहिए तो आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर बहुत सारा इशू करोगे। पांचवा है ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स का एटीट्यूड भी अफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। सिक्स्थ है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। आपको जितने पैसे चाहिए होंगे आप उतने ही चीज़ें इशू करोगे, राइट? तो ये भी अफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। सेवन्थ है ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आपको हमेशा के लिए कैपिटल चाहिए तो आप क्या इशू करोगे? शेयर। अगर आपको कम टाइम के लिए चाहिए तो आप क्या इशू करोगे? डिबेंचर। तो देखो, ड्यूरेशन भी मैटर करता है एंड अफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। बात करें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो कभी कभार मार्केट में
बूम चल रहा होता है, कभी कभार डिप्रेशन चल रहा होता है, तो लोग उसके हिसाब से ही शेयर या डिबेंचर या बॉन्ड किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड है, हम है ना कैपिटल मार्केट में देखते हैं कि भाई क्या रेट चल रहा है, ये खरीदेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोग ये सब देखने के बाद ही क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़। जब हम सिक्योरिटी इशू करते हैं तो बहुत सारे खर्चे भी हमको सहने पड़ते हैं, तो भाई उसको भी हमें ध्यान में रखना है। लीगल रेस्ट्रिक्शंस को भी हमें ध्यान में रखते हुए अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। टैक्सेशन पॉलिसी को भी ध्यान में रखना है। एंड सिक्स्थ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आसानी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं, जो बैंक वाले होते हैं, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब भी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के भी शेयर ले सकते हैं, डिबेंचर ले सकते हैं। सेवेंथ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये भी किधर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इनको है ना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सेबी से, फिर ये कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? द सम ऑफ करंट असेट्स मीन्स द वर्किंग कैपिटल। आपके बिजनेस में कितना करंट असेट्स है आपके पास, वही आपका वर्किंग कैपिटल है। करंट असेट्स मतलब क्या होता है? वो असेट्स जो हमको 1 साल या 1 साल से कम तक बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो जितने भी ऐसे असेट्स आपके बिजनेस में हैं वो सब क्या हो गए? वर्किंग कैपिटल हो गए। क्लियर? अब देखिए इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो आपको समझ में आएगा। ये जो वर्किंग कैपिटल है ये भी हमारे लिए कैपिटल ही है, लेकिन ये हमारे साथ बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाला है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स आता है। तीसरा, लिक्विडिटी। देखो वर्किंग कैपिटल में हमारे पास जितने भी असेट्स होते हैं उन्हें हम आसानी से बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा, यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है। फिफ्थ, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्म है वो कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। सिक्स्थ, अगर आपको अपने डे टू डे एक्सपेंस भरने हैं तो आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें हमारे बिजनेस के टाइप एंड फॉर्म के हिसाब से पड़ती है। सो क्लियर है इतना? ये होता है अपना वर्किंग कैपिटल। लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। पहला, आपके बिजनेस का टाइप कैसा है, आप क्या काम करते हो, उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। अगर आपके बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो ऑफ कोर्स आपको क्या होगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, छोटा है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। थर्ड है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनने में कितना टाइम लग रहा है। देखो एग्जाम्पल दूँ तो समझ लो एक लकड़ी है, उससे मुझे फर्नीचर में कन्वर्ट करना है, तो क्या है, अगर कम लकड़ियां हैं तो उसे फर्नीचर में कन्वर्ट होने में आई डोंट नो, मेरा तो कोई सब कुछ है नहीं, बट फिर भी अंदाज़ा 3-4 दिन समझ लो, पता नहीं, बट समझ लो 3-4 दिन लगता है। और अगर बहुत सारी लकड़ियां हैं उसे फर्नीचर में कन्वर्ट करना है तो 30 दिन भी लग सकता है। अब अगर ये प्रोडक्शन साइकिल कम है, इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन साइकिल। ओके, कि एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनने में कितना टाइम लग रहा है उसको कहा जाता है प्रोडक्शन साइकिल। अब अगर ये प्रोडक्शन साइकिल छोटा हुआ, कम ही दिनों में आप फर्नीचर बना पा रहे हो तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर ये साइकिल बहुत लंबा है, जैसे हमारे पास ज़्यादा लकड़ियाँ थी एंड हमें उनको फर्नीचर बनाना है तो 30 दिन का टाइम चाहिए, तो उन 30 दिनों में हमें बहुत सारे वर्किंग कैपिटल की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो यही होता है। फोर्थ है प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड। भाई आपकी पॉलिसी क्या है और आपके सामान का डिमांड कैसा है, उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। फिफ्थ है स्टॉक पाइल ऑफ
रॉ मटेरियल्स। देखो हम कभी कभार ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके लिए हमें स्टॉक में रॉ मटेरियल लेना पड़ता है। सपोज़ मैं फ्रूटी का बिज़नेस कर रही हूँ, अब फ्रूटी बनाने के लिए मेरे को चाहिए मैंगो मेरे को नहीं मिलेगा पूरे साल, तो मैं एक ही टाइम पर रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लूँगी, मतलब कि आम इकट्ठा कर लूँगी, तो उसी टाइम मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। देखो पैसा कैश इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड कैश इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल। तो समझ लो मैं अगर आम खरीद रही हूँ तो आम खरीदने के लिए मुझे देने पड़ेंगे पैसे। अब मैं स्टॉक में आम खरीद रही हूँ तो मुझे बहुत सारा वर्किंग कैपिटल यानी कि बहुत सारा पैसा उस समय उनको देना पड़ेगा और बाकी साल मुझे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ये कहता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। 6th है क्रेडिट पॉलिसी। आप भाई अपना सामान कैश में बेचते हो या क्रेडिट में बेचते हो, उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। देन 7th है आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा अगर आप डेटर से कलेक्शन कर रहे हो या फिर आप कैश पे सामान बेच रहे हो या फिर आप बिल्स रिसीवेबल वालों से पैसे ले रहे हो। इन सब केस में आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। मतलब कि जब आप अपने करंट असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। 8th है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखो अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाई है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो लो है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। 9th है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर आपका मैनेजर बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो भाई कम वर्किंग कैपिटल में भी हो जाएगा, और अगर नहीं तो नहीं। 10th है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब अपने को प्रॉफिट बांटना होता है तो हमको चाहिए होता है कैश यानी वर्किंग कैपिटल। तो जब हमको प्रॉफिट बांटना है तो हमको चाहिए बहुत सारा कैश यानी कि बहुत सारा वर्किंग कैपिटल। तो ये था ये 10 पॉइंट। आई होप सब कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। बस हमारा पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। एंड बस चलो मिलूँगी किसी अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा एंड आओ जो।